नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी एक कोर्ट से है, यानी कोर्ट रूम से या अदालत से, जो भी आप कहें। कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। इस फैसले के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं जब घटना हुई थी वहां से। तारीख है 28 नवंबर 2021 और वक्त है दोपहर के तकरीबन 1:15 बजे। जगह है लुधियाना और लुधियाना का शिमलापुरी इलाका। इस शिमलापुरी इलाके के एक मोहल्ले में रोज की तरह चहल पहल थी। लोग आवाजाही कर रहे थे, अपने अपने काम में मशगूल थे। और इसी मोहल्ले में नवंबर के दिनों में 2.5 साल की एक छोटी सी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर तक तो लोगों ने उसको खेलते हुए देखा, लेकिन फिर लोग अपने अपने कामों में लग गए। थोड़ी देर बाद लोगों ने, और ख़ासकर उस बच्ची के घर वालों ने, उसके पेरेंट्स ने ये नोटिस किया कि उनकी बेटी जो है नज़र नहीं आ रही है। उनको लगा कि शायद आसपास के किसी घर में गई होगी। थोड़ा इंतज़ार किया, इधर उधर पूछा, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चल रहा था। अब जैसे ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी 2.5 साल की बच्ची, जिसका नाम दिलरोज़ था, वो गायब हो गई है, तो उनके तो हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उनको समझ में नहीं आया कि अब क्या करें, कहाँ ढूंढें, किसके पास जाएं। आसपास के तमाम घरों में, मोहल्ले वालों में, सबसे उन्होंने पूछताछ कर ली, लेकिन दिलरोज़ का कुछ पता नहीं चला। और जैसे जैसे एक 2.5 साल की छोटी सी बच्ची की गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, वहाँ रहने वाले तमाम लोग इकट्ठा होने लगे, क्योंकि उन्हें बड़ी हैरानी होने लगी। उन्हें ये डर सताने लगा कि किसी ने शायद दिलरोज़ को अगवा कर लिया है, बच्ची को चुरा लिया है, किडनैप कर लिया है। पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने भी मामले को बेहद गंभीरता से लिया, क्योंकि एक माइनर की गुमशुदगी का मामला था। और माइनर भी ऐसी वैसी माइनर नहीं, मतलब 17-16 साल की माइनर नहीं, बल्कि 2.5 साल की बच्ची, जिस जिस जो अपने आप को संभाल नहीं सकती। अब पुलिस ने जो है घर वालों से पूछताछ शुरू की। घर वाले बहुत इम्पेशेंट और रेस्टलेस हो रहे थे। बहुत लाजमी था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस सवाल का जवाब दे, क्या करें। बच्ची की माँ लगातार रोए जा रही थी। तो पुलिस ने पूछा कि आपकी किससे दोस्ती है मोहल्ले में, किससे दुश्मनी है, किनका घर में आना जाना है। तो घर वालों ने तमाम पुलिस के सवालों का जवाब दिया और कहा कि ऐसे कोई बहुत भयानक दुश्मनी जिसे कहते हैं, वैसी तो हमारी किसी के साथ नहीं है। मोहल्ले में आसपास के लोगों के साथ कई बार नोक-झोंक, अनबन हो जाती है, वो हमारी भी है, लेकिन ऐसी कोई जानी दुश्मनी वाली बात नहीं है। घर वालों का ये कहना तो था ही। साथ ही पुलिस ने जब ये पता किया कि ये जो बच्ची गायब है, क्या इसके बाद आसपास रहने वाले किसी आदमी की कोई गतिविधि संदिग्ध है, क्या कोई आदमी भी गायब है, कोई महिला या घर का कोई लड़का लापता है, पुलिस ने बड़े खुफिया तरीके से, बड़े गुपचुप तरीके से इस बात के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस को यह हैरानी हुई कि आसपास से कोई भी आदमी जो है वो गायब नहीं था, यानी कोई लापता नहीं था और किसी की गतिविधि संदिग्ध नहीं थी। बल्कि जो बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर्स थे, आसपास रहने वाले जो लोग थे, वो सारे लोग इस परिवार के साथ बहुत ही हमदर्दी रखते हुए लगातार बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग पेरेंट्स के साथ पुलिस वालों के पास भी गए। तो पुलिस के लिए ये काम बड़ा चैलेंजिंग हो गया था। अब पुलिस ने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया और फौरन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालने के आदेश दिए गए। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई और पुलिस ने इन सीसीटीवी फुटेजेस को स्कैन करना शुरू किया। चूंकि बच्ची की गुमशुदगी की टाइमिंग भी ऑलमोस्ट लोगों को पता थी, यही 2-2:15 बजे तक बच्ची को लोगों ने देखा था, उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो पुलिस ने ये तय किया कि वो दोपहर के 1-1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का जो टाइम गैप है, इतनी देर का सीसीटीवी फुटेज स्कैन करेगी। और पुलिस जब स्कैन करने लगी तो पुलिस ने एक अजीब सी चीज़ देखी, एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा। उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची दिलरोज़ एक महिला के साथ स्कूटी में बहुत हंसते मुस्कुराते हुए बैठकर कहीं चली गई। बैठकर, बेसिकली 2.5 साल की बच्ची है, बैठकर कहने का मतलब ये नहीं कि रियर सीट पर बैठ गई, बल्कि स्कूटी के सामने वो खड़ी थी और वो महिला के साथ गई और महिला ने उसके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। और बच्ची बहुत पहली थी उस महिला के साथ, मतलब जैसे होता है ना कि अपनी किसी जानकार के साथ जब कोई बच्चा कहीं जाता है तो वो बिल्कुल बेखौफ होता है और खुशमिजाज तरीके से वो जाता है। तो इस बच्ची को भी सीसीटीवी फुटेज में एक महिला के साथ वैसे ही जाते हुए देखा गया। महिला कौन थी? महिला बिल्कुल उसी मोहल्ले की रहने वाली थी जिसका नाम था नीलम। नीलम
बेसिकली एक तलाकशुदा महिला है और नीलम के खुद भी 2 बच्चे हैं, तकरीबन 8 से 10 साल दोनों की उम्र है और बॉय चाइल्ड हैं दोनों। नीलम जिस रोज़ ये घटना हुई उस रोज़ नीलम और उसका परिवार वो मोहल्ला छोड़कर जा रहा था, यानी उनका मकान जो है वो चेंज भी हो रहा था। लेकिन इसी बीच मकान बदलने के दौरान शिमलापुरी में नीलम के साथ उस बच्ची दिलरोज़ का देखा जाना अपने आप में बड़ी अजीब सी बात थी, क्योंकि नीलम खुद भी जो है बच्ची को ढूंढने में घर वालों के साथ लगी हुई थी। अब पुलिस ने नीलम को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की। नीलम ने बिल्कुल अनभिज्ञता जताई, उसे नहीं पता था कि सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीरें कैद हो चुकी हैं। उसने कहा कि नहीं जी, हमने तो दिलरोज़ को देखा नहीं, मैं तो खुद ही ढूंढ रही हूँ, पुलिस थाने भी मैं गई थी। अब पुलिस ने उसे कहा कि ठीक है, अंदर के कमरे में आइए, आपको कुछ दिखाता हूँ। पुलिस वालों ने सीसीटीवी फुटेज ऑन किया और दिखाया, बोला कि ये देखो, तुम नज़र आ रही हो और दिलरोज़ को तुम स्कूटी पर कहीं लेकर जा रही हो, बताओ क्या बात है। अब नीलम को काटो तो खून नहीं, उसने अब उसके पास झूठ बोलने की कोई वजह बची नहीं थी और कोई ऐसा शील्ड नहीं था कि वो अपने आप को बचा पाती। तो उसने कहा कि हाँ, दिलरोज़ को उसी ने गायब किया है और उसने बच्ची को कहीं छुपा कर रखा है। पुलिस वाले अब उस पर सख्त हो गए, क्योंकि फ़ौरन उन्हें बच्ची को रिकवर करना था, बच्ची की ज़िंदगी का भी एक सवाल था। तो जैसे ही पुलिस सख्त हुई तो नीलम ने कहा कि वो बच्ची को लुधियाना के ही सलेम टाबरी इलाके में एक जगह छुपा कर आई है। पुलिस की एक टीम फ़ौरन नीलम को साथ लेकर सलेम टाबरी के लिए निकल गई और जिस जगह से बच्ची किडनैप हुई थी, यानी शिमलापुरी, वहाँ से सलेम टाबरी की दूरी तकरीबन 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर का सफ़र तय कर सलेम टाबरी में जब पुलिस पहुंची तो वहाँ एक सुनसान जगह पर, एक खाली पड़ी ज़मीन में पुलिस को एक कब्रनुमा जगह दिखाई दी, जिसमें छोटे बच्चे को दफनाए जाने पर जिस आकार की कब्र बनेगी उस साइज़ का पुलिस को एक जगह दिखाई दिया, जिसके ऊपर की मिट्टी जो है कच्ची थी, यानी खोदी गई थी और हाल ही में उस मिट्टी को दफनाया गया था या दबाया गया था, इस तरह के निशान वहाँ पर थे। नीलम ने कहा कि बच्ची यहीं है। पुलिस वाले घबरा गए, आसपास जो लोग पुलिस के साथ पहुँचे थे वो भी घबरा गए, उन्होंने फ़ौरन उस गड्ढे को खोदना शुरू किया। लेकिन आप समझिए कि 2.5 साल की एक छोटी सी बच्ची जो गड्ढे में दफन हो, क्या उसके ज़िंदगी की कोई उम्मीद बचती भी है? वो बच्ची जिंदा नहीं थी। 2.5 साल की दिलरोज़ मर चुकी थी और कब्र में दफनाई जा चुकी थी। पुलिस ने बच्ची की डेड बॉडी को कब्र से खोदकर बाहर निकलवाया और बाहर निकलवाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, ताकि मौत के तरीके का पता चल सके। ऐसे तो नीलम थी ही, मौत का तरीका बता रही थी, लेकिन फिर भी पुलिस के लिए लॉजिकली इस बात को पता करना, कंफर्म करना, साइंटिफिकली उसको कंफर्म करना, ये भी ज़रूरी था। तो लिहाजा पुलिस ने उस बच्ची की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो जो जानकारी सामने आई उसने बहुत सख्त जान पुलिस वालों को भी अंदर से हिला दिया। आपको भी जानकर बड़ी तकलीफ होगी, हैरानी होगी। उस बच्ची को जिंदा दफनाया गया था, यानी जब उसे इस गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाली गई थी तब वो बच्ची जिंदा थी, सांस ले रही थी। पोस्टमार्टम में इस बात की पुष्टि हुई। पुष्टि कैसे हुई? जब किसी आदमी को जिंदा कहीं दफना दिया जाता है तो जाहिर है उसकी सांसें चल रही होती हैं और वो लास्ट मोमेंट तक जिंदा रहने की कोशिश करता है, हाथ पांव मारता है और सांस भी लेता रहता है, तब तक लेता रहता है जब तक कि सांसें घुट ना जाए। तो जब इंसान सांस लेता है और मिट्टी में अगर वो इंसान दब जाए तो सांस के साथ मिट्टी और रेत और धूल कण का हिस्सा भी जो है उसके फेफड़ों में और जो इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें चला जाता है। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि बच्ची के रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो है धूल और मिट्टी मौजूद है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि बच्ची को वहाँ जिंदा दफनाया गया था। अब नीलम से पुलिस वालों ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कहा कि हाँ, उसने इस बच्ची को गड्ढे में धकेल कर इसके ऊपर मिट्टी डाल दी थी और उसे जिंदा ही दफना दिया था। पुलिस इस बात पर बड़ी हैरान हुई। पुलिस ने पूछा कि चलो तुमने जिंदा तो दफना दिया, लेकिन आखिर ये गड्ढा तुमने कब खोदा? क्योंकि बच्ची को तुम किडनैप करके ले आई और इसके बाद बच्ची को तुमने जिंदा दफना दिया, तो जाहिर है जब तुम गड्ढा खोद रही होगी बच्ची खड़ी तो नहीं होगी, यहाँ देख तो नहीं रही होगी ये सब कुछ। तो उसने कहा नहीं, गड्ढा तो मैंने पहले ही खोद कर रखा था, क्योंकि मैंने प्लानिंग कर ली थी कि मैं दिलरोज़ नाम की इस बच्ची को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
एक छोटी सी बच्ची, 2.5 साल की बच्ची की हत्या के लिए एक महिला पहले से गड्ढा खोद कर रखे और उस गड्ढे में बच्ची को जिंदा दफना दे, ये सुनना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और ये महिला कुछ वही बात बता रही थी। पुलिस ने पूछा, ऐसी क्या नाराजगी, ऐसी क्या दुश्मनी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि दिलरोज़ के घर वालों के साथ मेरी अनबन होती थी और अक्सर दिलरोज़ के माता पिता से मेरी कहा-सुनी और लड़ाइयाँ भी होती थी। दिलरोज़ के जो पिता हैं वो पुलिस में काम करते हैं, हरप्रीत सिंह उसका नाम है, और हरप्रीत सिंह अक्सर दिलरोज़ के लिए और दूसरे बच्चों के लिए चॉकलेट, मिठाई और ऐसी ही दूसरी चीज़ें लेकर आता था। लेकिन चूँकि वो खुद एक सिंगल मदर है और वो अपने बच्चों को उस तरह से पैम्पर नहीं कर पाती थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने बच्चों को नहीं दे पाती थी, तो उसके मन में दिलरोज़ के प्रति और दिलरोज़ के घरवालों के प्रति एक कुढ़न की, एक जलन की भावना भी थी। और इसी बात को लेकर अक्सर दिलरोज़ के माता-पिता से, मतलब माइंड में जलन थी, तो अलग-अलग वजहों से दिलरोज़ के माता-पिता से उसकी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और इन्हीं लड़ाइयों के सदके उसके मन में इतनी नफ़रत घर कर गई थी कि वो दिलरोज़ की हत्या करना चाहती थी और इसी हत्या के लिए उसने पहले से प्लानिंग की थी। उसने सलेम टाबरी के उस इलाके में खुद एक गड्ढा पहले से खोद रखा था सुनसान जगह पर और ये तय कर लिया था कि इसी गड्ढे में वो बच्ची को दफनाएगी। पूरी प्लानिंग के तहत जिस रोज़, जो मैंने आपको तारीख सबसे पहले बताई थी, 28 नवंबर 2021, पूरी प्लानिंग के तहत जिस रोज़ उसे शिमलापुरी का अपना वो मकान छोड़ना था और नए मकान में शिफ्ट होना था, उस रोज़ उसने सोचा कि मैं आखिरी घात करके यहाँ से जाऊँगी। मकान शिफ्ट हो रहा था, मज़दूर काम पे लगे हुए थे, घर के कुछ और नाते रिश्तेदार भी मौजूद थे जो मदद कर रहे थे। इस बीच इस महिला ने दिलरोज़ को बाहर खेलते हुए देखा और उसे चॉकलेट का लालच दिया। छोटी प्यारी मासूम सी बच्ची, इतनी खूबसूरत, चॉकलेट का लालच दिया। दिलरोज़ को लगा कि बगल की आंटी है, उस बच्ची को क्या पता कि आंटी के मन में इतनी नफ़रत है और मम्मी पापा के साथ आंटी की इतनी लड़ाइयाँ हैं, इतनी जलन और कुढ़न है बड़ों के बीच में, उसे कोई जानकारी नहीं थी। चॉकलेट आंटी ने दिया, वो आंटी के साथ, चॉकलेट के साथ और चॉकलेट के लालच में चली गई। आंटी यानी नीलम ने उसे अपनी स्कूटी के सामने खड़ा कर लिया और सीधे स्कूटी भगा कर ले गई शिमलापुरी से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर सलेम टाबरी के उसी इलाके में और उसे ज़िंदा दफना दिया। तो ये थी पूरी कहानी। जब नीलम पकड़ी गई तो जाहिर सी बात है लोगों का आक्रोश जो है वो फूट पड़ा। लोग चाहते थे नीलम के साथ बहुत सख्त सलूक करना, लेकिन पुलिस ने उसे कड़ी सुरक्षा में, हिरासत में गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कहानी की, इस मामले की शुरुआत जो है कोर्ट से हो रही है आज, तो इसलिए कोर्ट से हो रही है कि आज 2021 की ये घटना है, आज हम 2024 में हैं। आज जाकर इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। लुधियाना के सेशन जज मुनीश सिंघल ने इस मामले में नीलम को फांसी की सज़ा दी है। आज जब नीलम को अदालत में पेश किया गया कड़ी सुरक्षा के बीच और उसे उसके किए के बदले फांसी की सज़ा दी गई, तो नीलम फूट फूट कर रोने लगी। उसने जज साहब से हाथ जोड़कर ये कहा कि जज साहब रहम कीजिए, मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अगर मर जाऊंगी, मुझे अगर फांसी हो जाएगी तो मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, क्योंकि मेरा पहले ही अपने पति से तलाक हो चुका है, बच्चों की परवरिश करने वाला, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हारा जो कृत्य है, तुम्हारी जो हरकत है, वो माफ़ी के काबिल नहीं है। तुम्हारे बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारे नाते रिश्तेदार या समाज तो उठा लेगा, लेकिन तुमने जिस तरह की हरकत की है, तुम्हें इस समाज में जीने का कोई हक नहीं है। एक छोटी प्यारी सी बच्ची, मासूम बच्ची जो तुम पर भरोसा करती थी, तुमने उसके भरोसे का कत्ल किया और उसकी हत्या तो की ही, लेकिन जिस बर्बर तरीके से उसे तुमने जिंदा दफना दिया, वैसी मिसाल देखने को नहीं मिलती। पीड़ित परिवार की तरफ से जो एडवोकेट इस मामले की पैरवी कर रहे थे, मिस्टर घुम्मन, उन एडवोकेट साहब ने कोर्ट में एक ऐसी बात कही जो शायद अदालत के दिल को भी छू गई होगी। घुम्मन साहब ने यह कहा कि हमने चंगेज़ खां के बारे में यह पढ़ा था कि वो बहुत बर्बर शासक था और अपने समय में अपने दुश्मनों के साथ वो बहुत ही वहशियाना सलूक किया करता था, लोगों को जिंदा दफना देता था। तो यहाँ नीलम नाम की इस महिला ने 2.5 साल की एक छोटी सी बच्ची के साथ जो सलूक किया है, वो चंगेज़ खां की बर्बरता के बराबर का सलूक है। ऐसे में नीलम के साथ रहमदिली या कोई भी दया की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है।
जो अभियोजन पक्ष के वकील थे, यानी पीड़ित पक्ष के जो वकील थे मिस्टर घुमन, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके इस दलील से अदालत भी मुतमईन हुई, कोर्ट भी कन्विंस्ड हुई, और कन्विंस्ड होने के बाद आखिरकार नीलम को फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो ये थी पूरी कहानी। हो सकता है कि आप लोगों को दिलरोज़ की और नीलम की वो कहानी याद हो जो 2021 में हुई थी। क्राइम तक के इस प्लेटफॉर्म पर आपने शायद उसे कभी देखा सुना हो। मुझे तो वो कहानी हल्की हल्की याद है, हो सकता है कि शायद मैंने ही आप लोगों को सुनाई हो। लेकिन अब इतने सालों के बाद इस मामले में जब इंसाफ हुआ है और दिलरोज़ की कातिल महिला को फांसी की सज़ा हुई है, तो ये यकीनन एक सुकून और राहत की बात है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मौत के बदले मौत जो है वो सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो फांसी की सज़ा का विरोध भी करती हैं। ले, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोगों की हरकत और उनका जुर्म ऐसा होता है जिनके साथ शायद रहमदिली की कोई गुंजाइश नहीं बचती। आज की कहानी यहीं तक, लेकिन जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से दिल्ली के एक मिस्टीरियस मर्डर केस को पुलिस ने सुलझाया, और उस केस को सुलझाने का जो ज़रिया है वो एक मोबाइल फ़ोन बना। एक ऐसा मोबाइल फ़ोन जो पूरी तरह से टूट चुका था, चकनाचूर हो चुका था, जिसे पत्थर से जो है वो स्मैश कर दिया गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? पुलिस ने एक टूटे हुए मोबाइल फ़ोन से मर्डर केस को कैसे सॉल्व किया? ये अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो आप क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर उस कहानी को सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। उद्देश बिंद ने कमेंट किया है, रेगुलर लिसनर है हमारे। प्रदीप भांबू जी का भी कमेंट है। ऋषि राज सिंह ने कमेंट किया है, आपकी कहानी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा। उन्होंने लिखा है योगा विथ विकास। मैंने 2 केस स्टडीज़ जो है आप लोगों को सुनाई थी। उन्होंने कहा कि दोनों ही केस में पुलिस का काम जो है वो बहुत बेहतरीन था। उमेश भूंया झारखंड से हैं, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से, विजेंद्र सिंह जी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, भाविक मोडिया साहब भी गुजरात से हैं, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, प्रणाम कह रहे हैं, मेरी ओर से भी प्रणाम। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने राम राम बैनर्जी भाई लिखा है लेकिन अपना नाम नहीं लिखा है। चरण सिंह ने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। पूनम पटेल, मनप्रीत कौर, उन्होंने लिखा है कि सर आप बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हूँ, मैं दिन भर में कितनी आपकी स्टोरी सुन लेती हूँ और घर आकर काम भी कर लेती हूँ, पता ही नहीं चलता। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट मनप्रीत, बहुत धन्यवाद आपका। इसके अलावा तनुमान ने भी कमेंट किया और उन्होंने लिखा है कि आपकी कहानी सुनाने का तरीका ऐसा लगता है जैसे कोई भाई कहानी के ज़रिए दुनिया की सारी गलत तरीके समझा रहा हो। थैंक यू भैया। ओके, इनके कहने का मतलब ये था कि मैं अपनी जो कहानियाँ या ये जो प्रोग्राम लेकर आता हूँ उससे ऐसा लगता है कि शायद मैं आप लोगों को ये मैसेज दे रहा हूँ कि क्या बुरा है और हमें किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो उनका ये कॉम्प्लीमेंट जो है ये बहुत अनमोल है। थैंक यू वेरी मच तनु जी। अमायरा खान ने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। पीके चंद्रा ने कमेंट किया है, कफील खान साहब, गुरप्रीत सिंह, होमी राय, जीवन थापा, गुड आफ्टरनून, ये हांगकांग से हमें देख रहे हैं। और इसके अलावा मरियम मोहम्मद जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, रेखा भट्ट जी, इनका भी आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। और हमारी रेगुलर लिसनर हैं रोहित त्रिपाठी जी ने भी कमेंट किया है। एल के फैशन और प्रेजेंटेशन नरेशन इज़ गुड, हमारे एक दर्शक ने लिखा है लेकिन नाम नहीं लिखा है। और एक ओडिया सॉन्ग्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने स्टोरीज़ को सुनने के बाद सो सैड का कमेंट किया है। ऑब्वियसली कहानियाँ दुख भरी तो होती हैं, क्राइम की कहानी है तो मतलब ऐसे कम ही मौके होते हैं जब कोई खुशी वाली बात किसी क्राइम की स्टोरी में हो। वास्तु के बारे में बियॉन्ड रील्स के नाम से एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने उसके बारे में बताया है। तो उन्होंने, मैं इस कमेंट को पढ़ूंगा पूरा, अभी तो मैं पर्सनली भी इस कमेंट को नहीं पढ़ पाया हूँ, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग सम लाइट ऑन वास्तु। मैं इसके बारे में पढ़ना चाहूँगा। DS भक्ति ने भी नमस्कार सर लिखा है। सरिता चौहान का भी कमेंट है। मनीलाल जी का कमेंट है। राकेश अधिकारी ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अंदाज़े बयान की तारीफ़ की है और उन्होंने लिखा है जैनल, कोल्हापुर से हैं, शायद यही उनका नाम है, लास्ट में उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा वर्जीनिया डिसूज़ा, ये भी रेगुलर कमेंट करती हैं, हमारी दर्शक हैं, बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत है आपका। JK चांडीगढ़ गुजरात से हैं, आसाम से हमारे एक दर्शक हैं। द ग्रेट व्लॉग्स के नाम से भी एक आईडी है, उन्होंने भी
कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन कुमार का भी कमेंट मुझे दिख रहा है। आप सारे लोगों का बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी कमेंट किया है। जिन्होंने कमेंट नहीं किया है, हमारे रेगुलर लिसनर हैं, सुनते हैं, देखते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो लोग मेरे वीडियोज़ को देखकर कई बार स्किप भी कर जाते होंगे या आगे बढ़ जाते होंगे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कभी मुझे देखें और सुनें और अपनी राय ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।